चालू। आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19। कौन सा अनुच्छेद? 19, आर्टिकल 19। इसको लिखो, राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा हमारे पास, ये आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक रहेगा। अनुच्छेद 19 से लेके 1922 तक हमारे को हिंदुस्तान के अंदर एज ए नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। उनमें जो मोस्ट स्पेसिफिक आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 सेज प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी बोलने से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, यह आर्टिकल 19 कहता है। लिखो इसको, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, सर्टेन राइट्स, राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, वाक संबंधी कुछ अधिकारों का, वाक संबंधी कुछ, वाक की स्वतंत्रता संबंधित कुछ अधिकारों का, वाक की स्वतंत्रता संबंधित कुछ अधिकारों का, वाक की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। यानी हिंदुस्तान में एज ए नागरिक हमारे को कुछ अधिकार मिले हुए हैं बोलने से संबंधित, उन और इनके अलावा भी और भी अधिकार मिले हुए हैं। उन अधिकारों की जो संरक्षण किया जाएगा वो आर्टिकल 19 के अंदर किया जाएगा। तो योर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एंसर्ड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 19। आपके बोलने से संबंधित जो स्वतंत्रता है, उन अधिकारों का जो संरक्षण किया जाता है वो आर्टिकल 19 के अंदर किया जाता है। इसके बाद में आर्टिकल 19 का एक क्लोज आता है, क्लोज 1। आर्टिकल 19 क्लोज 1, इस पे आओ, फिर इसको देखते भी चलते हैं, समझते भी चलते हैं। क्लोज 1, क्लोज 1 कहता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट्स, सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव द राइट्स, भारत के नागरिकों को अधिकार होगा। ये क्या कहता है? भारत के नागरिकों को अधिकार होगा। सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव राइट्स, शैल का मतलब हर हाल में होगा। कई बार इसको खत्म कर दिया जाएगा इमरजेंसी में, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यह अधिकार हमारे पास में रहेगा। यानी हमसे सवाल पूछा जाए कि आर्टिकल 19 किसको दिया गया है? आर्टिकल 19 इज फॉर सिटीजन्स, फॉरेनर्स और लीगल पर्सनैलिटीज और ऑल ऑफ द अबव, केवल भारतीय नागरिकों को। आर्टिकल 14 कहेंगे तो ऑल ऑफ द अबव, और आर्टिकल 19 कहेंगे तो केवल भारतीय नागरिकों को। आर्टिकल 15 जिसको था? भारतीय नागरिकों को। आर्टिकल 16 भारतीय नागरिकों के था। ठीक है ना? तो आर्टिकल 19 भी जिसके लिए रहेगा? भारतीय नागरिकों के लिए रहेगा। ठीक है, ये फॉरेनर्स को नहीं है। यहाँ पे फॉरेनर्स को खुलेआम कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन भारतीय नागरिकों को यहाँ पे ये फ्रीडम रहेगी, क्योंकि फ्रीडम, सिटीजनशिप इज अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रिविलेज, फ्रीडम इज सर्टेन टाइप ऑफ अ राइट, फ्रीडम इज फ्रीडम नॉट सिटीजनशिप, सिटीजनशिप इज सर्टेन टाइप ऑफ अ प्रिविलेज, सिटीजनशिप इज सर्टेन टाइप ऑफ राइट। हमारी जो नागरिकता होती है, कुछ प्रकार का अधिकार होता है, कुछ प्रकार का ये हमारे पास में विशेषाधिकार होता है। जैसे हम लोग भारतीय नागरिक हैं, तो नागरिक हैं तो हमारे पास में कुछ विशेष अधिकार होंगे, बोलने संबंधित विशेष अधिकार रहेंगे, इकट्ठा होने संबंधित विशेष अधिकार रहेंगे, घूमने संबंधित हमारे पास में कुछ विशेष अधिकार रहेंगे, व्यापार करने संबंधित हमारे पास में विशेष अधिकार रहेंगे, तो कहीं पे बसने संबंधित भी हमारे पास में कुछ विशेष अधिकार रहेंगे। ये सब अधिकार आएंगे आर्टिकल 19 के अंदर। तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया शैल हैव, भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार होंगे। अब वो क्या अधिकार होंगे, वन बाय वन देख लेते हैं। और वो अधिकार एब्सोल्यूट होंगे, क्वालिफाइड होंगे, असीमित होंगे या सीमित होंगे, उनको भी देखा जाएगा वन बाय वन। तो आर्टिकल 19 क्लोज 1, उसके अंदर आता है ए, क्या आता है? सब क्लोज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यह अनुच्छेद कहता है अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आपको भारत में बोलने की स्वतंत्रता रहेगी, कि मेरा आज कुछ कहने का मन है तो आप कह सकते हो, मेरा भाषण देने का मन है भाषण दे सकते हो, पॉडकास्ट पे आने का मन है पॉडकास्ट कर सकते हो इंडिया के अंदर, आपको रोकेगा नहीं कोई भी व्यक्ति। अपने आप को एक्सप्रेस करने का मन है, आप इंडिया के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो। एक्सप्रेस करने के बहुत सारे साधन होते हैं, डांस करके एक्सप्रेस कर सकते हो, रो के एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो, हंसकर अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो, गाना गाकर, किसी को सुनाकर एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को। ये हमारे को एज ए इंडियन सिटीजनशिप के रूप में अधिकार रहेगा। तो दिस इज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम लोग पब्लिक मीटिंग्स में बोल सकते हैं, घर पे बोल सकते हैं, बाहर बोल सकते हैं, हमारे मन में आए वो बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रहेंगे, ठीक है। तो हमारे को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इस स्वतंत्रता पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी हमारे को स्वतंत्रता दी जाएगी वो पूर्णतः नहीं है कि कंप्लीटली आपको बोल दिया कि यू हैव अ राइट टू, यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि आपके जो मन में आया आपके द्वारा बोल दिया जाएगा। इस पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। आपके मन में जो आया वैसा तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर दो जी, उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, वो भी जरूरी होती है। लेकिन हमारे को ये सीमित मात्रा में अधिकार दिए गए हैं, तो दिए तो गए हैं ना। रेस्ट्रिक्शंस हम लोग यहाँ क्वालिफाइड इनको रखा जाता है, उनके भी कुछ पॉइंट देखेंगे, वो पॉइंट लिखो पहले। इस अधिकार को कुछ आधारों पर सीमित किया जा सकता है, इस अधिकार को कुछ आधारों पर सीमित किया जा सकता है, कुछ चीजें 8 आधार कर लो। इस अधिकार को 8 आधारों पर सीमित किया जा सकता है। दिस राइट कैन बी लिमिटेड ऑन 8 बेसिस, दिस राइट कैन बी लिमिटेड ऑन 8 बेसिस। 8 आधारों पर इस अधिकार को सीमित किया जा सकता है। पहला आधार लिखो, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता व अखंडता। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आप भारतीय संप्रभुता को कोई चैलेंज नहीं कर रहे हो तो आप बोल सकते हो। अगर भारतीय आप अखंडता को चैलेंज नहीं कर रहे हो तो आप बोल सकते हो। कई बार क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा भारत से संबंधित यानी भारत की एकता व अखंडता को खत्म करने वाले प्रकार के नारे लगा दिए जाते हैं, उस दौरान उनका अधिकार थोड़ा ये सीमित कर दिया जाता है, उन पे कुछ पेनल चार्जेस भी लगाए जाते हैं, दंडनीय अपराध घोषित कर दिया जाता है। ऐसा रहता है, कारण ये रहता है कि वो उनके द्वारा जो बातें बोली जा रही है भारत की इंटीग्रिटी के सामने खतरा है। अगर जिसके किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा बोल दिया जाए कि भारत का कोई पर्टिकुलर जो प्लेस है उसको भारत से अलग किया जाता है या हम भारत से अलग होना चाहते हैं, ये बोलने का अधिकार है आपका, लेकिन वो असीमित अधिकार नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मुझे भारत से अलग होना है, ये भारत की अखंडता को खत्म करता है। क्या कोई भारत से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। हम तो जान लगाए बैठे हैं भारत में मिलने के लिए, अलग थोड़ी हो जाएंगे यहाँ से। दूसरा, भारत की संप्रभुता को, सोवेनिटी, यानी जो भारत की सरकार है अपने निर्णय लेने के अंदर स्वतंत्र है। भारत की सरकार बाहरी निर्णय लेने में भी स्वतंत्र है, आंतरिक निर्णय लेने में भी स्वतंत्र है। आउटर डिसीजंस और इंटरनल डिसीजंस के अंदर इंडियन सरकार इंडिपेंडेंट है। तो आपके द्वारा कुछ बोलकर, आपके द्वारा कुछ ऐसा अभिव्यक्त करके भारत की सरकार को झुकाया नहीं जाएगा जिससे भारत की सरकार को अपने डिसीजन से चेंज करने पड़े। तो आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है? सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता। संप्रभुता का सिंपल मतलब ये होता है एनी स्टेट विच इज फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल और इंटरनल बॉन्डेजेस इन मेकिंग ऑफ डिसीजंस, यानी निर्णय लेने के दौरान किसी भी बाहरी और आंतरिक दबाव से जो राज्य मुक्त होता है उस राज्य को सोवेनियन स्टेट कह दिया जाता है। अखंडता का मतलब इस देश की सीमाएं अखंड रहनी चाहिए,
इस देश का शासन और प्रशासन अखंड रहना चाहिए, वो इंटीग्रिटी आ जाती है। ऐसी बातें हमारे द्वारा नहीं बोली जाएगी, ना ही हमारे द्वारा ऐसा कोई एक्सप्रेशन किया जाएगा। एक्सप्रेशन करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। राइटअप हो सकता है, कोई व्यक्ति लिख के एक्सप्रेस कर देता है, किसी व्यक्ति ने आर्टिकल लिख दिया, ये एक्सप्रेस करने का तरीका। किसी ने क्या बना दिया, एक ऐसा नक्शा बना दिया जिसके अंदर भारत के किसी पर्टिकुलर पार्ट को भारत से अलग दिखाया जा रहा है, ये भी एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम लोग लिख के, ड्रॉ करके, नाच के, गा के, या हमारे द्वारा मॉक ड्रामा करके ऐसा एक्सप्रेशन किया जा सकता है, जिसमें अगर सोवेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है तो ये आपकी असीमित अधिकार नहीं रहेगा। आप सीमित मात्रा में बोल सकते हो, सीमित मात्रा में एक्सप्रेस कर सकते हो। कर सकते हैं, बाहर जाके अपने बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। लिखो दूसरा रेस्ट्रिक्शंस, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास में जो सोल्जर्स होते हैं, फौजी होते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग जब ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारी फेसबुक पे बैन लगा दिया जाता है, व्हाट्सएप पे बैन लगा दिया जाता है। ऐसा सुना हम लोगों ने। इसका कारण ये रहता है कि उनके पास में कुछ स्ट्रैटेजिकली पॉइंट्स पे उनका डिप्लॉयमेंट ड्यूटी रहती है। वहां पे अगर किसी व्यक्ति के द्वारा फेसबुक पे अपनी फोटो अपलोड की जाती है तो उस व्यक्ति के द्वारा अपने जो स्ट्रैटेजी के पॉइंट्स होते हैं उनकी जानकारियां वर्ल्ड वाइड कर दी जाती है। एक प्रॉब्लम रहती है, तो हमारे देश के सामने वो खतरा आ जाता है। किसी व्यक्ति को भारत की कोई गुप्त जानकारियां पता है, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल बातें पता है, कॉन्फिडेंशियल बातों को अगर उसके द्वारा फेसबुक पे बता दिया जाए कि कैसे होता है परमाणु बम का उपयोग, आइए जानिए मेरे द्वारा, चीफ साइंटिस्ट इंडिया के द्वारा, ठीक है ना, चीफ सेक्रेटरी एडवाइजर के द्वारा, उन्होंने वो बता देंगे यहाँ पे हमारे परमाणु बम रखे हुए हैं, तो उनका वो तो बोल देंगे कि मेरा तो स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार है। नहीं, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इंपॉर्टेंट है। ऐसी आपके द्वारा बातें साझा नहीं की जाएगी। हमारी गुप्त बातें, हम लोग कॉन्फिडेंशियल बातें नहीं बता सकते। इसीलिए ही जो मंत्री होते हैं उनको सीक्रेसी की शपथ दिलाई जाती है, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। दे हैव द ऑथ एंड अफर्मेशन ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता की। तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को कोई भी बात खतरा करने वाली है, यानी देश की जो सुरक्षा को, तंत्र को खतरा करने वाली बात होती है, वो आपके द्वारा बोली नहीं जाएगी। इसके अलावा आप उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। इसीलिए बंद कई जगहों पे रखा हुआ था, यहाँ पे कैमरे का उपयोग मना है। जिस भी हम लोग आर्मी इलाके में जाते हैं वहां पे मना रहता है कि यहाँ पे यूज ऑफ कैमरा इज प्रोहिबिटेड, कृपया करके कैमरे का उपयोग ना करें, ऐसा रहता है। यहाँ पे हम लोग बोल नहीं सकते कि मेरा तो ये एक्सप्रेशन का अधिकार है, सोशल मीडिया इज माई फंडामेंटल राइट, बट इट इज योर रेस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट, नॉट ए एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। तो दो हो गई, कोई कंफ्यूजन? मंदिरों के अंदर वो स्टेट की सिक्योरिटी नहीं होता। कई बार होता है कि हमारी जो मूर्ति है उसको लेके कुछ प्रॉब्लम्स रहती है कि आप यहाँ पे फोटो नहीं खींचे तो बेहतर रहेगा। भगवान के दर्शन मंदिर में जाके करो, जय श्री राम। तो मंदिर में जाके हम दर्शन करें तो और ही ज्यादा बेहतर रहता है, वहां पे हमारी आस्था का लेवल अलग स्तर पे पहुंचता है। इसलिए मंदिर जाने से आस्था का स्तर अलग पहुंच जाता है, साथ में हम लोग वहां पे जाके खुद को इन्वॉल्व कर पाते हैं। अलग अलग सबके तरीके रहते हैं तो इन्वॉल्व कर पाते हैं, इसलिए कहते हैं कि मंदिर में आओ, फोटो क्या खींचोगे। वो फिर कमेटियों के रूल्स होते हैं, कमेटियां डिसाइड करती है, कुछ लोग फोटो खींचने देते हैं, कुछ लोग नहीं खींचने देते, कॉमन चीज है। ठीक है, कई बार जैसे इसलिए मना करते हैं कि भीड़ भड़का रहेगा, हर कोई व्यक्ति भगवान की आस्था के बजाय फोटो पे लगा रहेगा कि मेरी फोटो जैसी आ रही है, मेरी सेल्फी तो सही आ रही है, ब्लड तो नहीं हो रहा, पॉप पे ले जाऊं, दूसरे पे ले जाऊं, उन्हीं में एडजस्ट करता रहेगा। उस कारण से अव्यवस्था भी हो सकती है, इसलिए भी मना किया जाता है। कई बार हम लोग मंदिर जाते हैं, खुद की फोटो खींचने के बजाय लोगों की फोटो खींचते रहते हैं, इस कारण से भी हमारे पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। गॉट इट? चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, विदेशी राज्यों के साथ में दोस्ताना संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध। विदेशी राज्यों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट। अगर हमारे द्वारा कोई ऐसी बात, हमारा कोई ऐसा एक्सप्रेशन जो किसी भी विदेशी के बारे में कहा गया हो जिससे इंडिया और किसी भी विदेशी जो है उसके रिलेशन के बीच में दिक्कत उत्पन्न करता है, तो वह आपका एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं रहेगा।
आजकल हम लोग अखबारों के अंदर या न्यूज़पेपर्स के अंदर एक इंसिडेंट सुन रहे हैं, उस इंसिडेंट के अंदर कुछ ऐसी बात बोल दी जाती है जिसके कारण से हमारे फ्रेंडली रिलेशंस के साथ में दिक्कत आती है, तो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है आपका। कई बार जैसे किसी लोगों के द्वारा अलग अलग देशों के बारे में ये बातें बोल दी जाती है। भारत की दुश्मनी किसी देश से नहीं है वर्तमान के अंदर। आपकी दुश्मन देश उसी को कहा जाएगा जिस देश के साथ में हमारी लड़ाई चल रही है। When we are at a war, when we are at a situation of war, then such country is called as enemy country. Otherwise हमारा कोई भी दुश्मन देश नहीं है। तो हम लोग न तो किसी देश के बारे में उल्टी सीधी बात बोलेंगे जिस बात के कारण हिंदुस्तान का और उस देश का जो दोस्ताना संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, फ्रेंडली रिलेशन है, उनके साथ में कोई दिक्कतें आए। इसीलिए हमारे रेस्ट्रिक्टेड कर दिए जाते हैं कि हर व्यक्ति पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि हर देश की ये जिम्मेदारी होती है दुनिया के अन्य देशों के साथ में वो एक दोस्ताना संबंध रखे। तो उस देश से रहने वाले नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि उनके द्वारा वहां पे स्पीच और एक्सप्रेशन का जो राइट है उसका सदुपयोग किया जाए। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। फिर पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक जो नारी, इसी में पब्लिक ऑर्डर में आएगा। इसमें आएगा पब्लिक ऑर्डर के अंदर। आप स्टेज पे खड़े हो, स्टेज पे खड़े होने के बाद में मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि अगर आधे घंटे के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तो हम लोग सभी के सभी रेलवे ट्रैक पे कूच करेंगे। आधे घंटे में समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा, रोड जाम कर देंगे और यहाँ पे ईंट से ईंट बजा देंगे। और हो तैयार साथियों, हो जाओ तैयार साथियों। तो साथी कहते हैं हो हो हो। हाँ, तो वो भी नहीं बोल सकते, वो पब्लिक ऑर्डर को ही तो खराब करेगा, लोक व्यवस्था को खराब करने वाली चीज होती है। तो किसी नेता ने ऐसी बातें कही जो अभी बताई, इस कारण से जनता उन्माद में आ जाती है, रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाती है। रेलवे ट्रैक पे पहुंची मतलब पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया वहां पर। यहाँ पे जो आम नागरिक था उसको परेशानी हो गई, साथ में सरकार की संपत्ति का भी नुकसान हो गया। कई बार किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे संप्रदाय के बारे में कुछ बातें बोल दी जाती है, किसी दूसरी जाति के बारे में बोल दी जाती है, दूसरे वर्ग के बारे में, दूसरे जेंडर के बारे में ऐसी बातें बोल दी जाती है जिनसे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाता है। तो जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, इसका कारण भी रहता है कि कई बार व्यक्ति के द्वारा ऐसे स्पीचेस, हेटफुल स्पीचेस, यहीं पे मना किया जाता है ना, हेटफुल स्पीचेस को मना किया जाता है कि आपके द्वारा किसी कंडीशन के अंदर जो दुर्भावना उत्पन्न करने वाली, दो संप्रदायों के बीच में वैमनस्य उत्पन्न करने वाली, यानी दोनों में एनिमिटी डेवलप करने वाली ऐसी कोई बात नहीं बोली जाएगी जिससे उस पर्टिकुलर स्थान का लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए। तब उस पे पब्लिक ऑर्डर के नाम पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो एब्सोल्यूट नहीं है। तो कम्युनल राइट्स का कारण हेड स्पीचेस, कम्युनल राइट्स का कारण एक्सप्रेशन भी हेड एक्सप्रेशन किए जाते हैं। इसीलिए व्हाट्सएप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि आपके द्वारा एट ए टाइम 5 ही लोगों को मैसेज भेजा जा सकता है और फॉरवर्डेड मैसेज ओनली इन वन ग्रुप। आप फॉरवर्डेड मैसेज को एक ही ग्रुप में भेज सकते हो। अब तो जो आईटी रूल्स आए 2021, उसके बाद में ओरिजिन ऑफ द कंटेंट भी पता लगने लग गया। पहले ओरिजिन ऑफ द कंटेंट पता नहीं होता था कि किस व्यक्ति ने कौन सी क्लिप बनाई, किस व्यक्ति ने कौन सी हेड स्पीच लिखी, किस व्यक्ति ने ये चीज प्रचारित करने के लिए फैलाई। तो वैसा हमारे को फ्रीडम नहीं है, क्योंकि उस कारण से समाज की लोक व्यवस्था बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, तो उसके लिए भी हमारे को मना किया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति के द्वारा ऐसी बातें बोली जाती है उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, सर्टेन पीरियड तक डिटेन किया जाता है। डिटेन करने के बाद में उसे छोड़ देते हैं, या अगर उसका ऑफेंस ग्रीव है बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा उसने ऑफेंस कर दिया, तो उसको सजा हो जाती है। सिंपल कहानी। नेक्स्ट लिखो फिर, डिसेंसी और मोरालिटी, नैतिकता। डिसेंसी और मोरालिटी, डिसेंसी मोरालिटी, मोरालिटी। मोरालिटी के आधार पे भी आपको रोका जाता है कि आपको एक्सप्रेशन का अधिकार है, स्पीच का अधिकार है, लेकिन आप समाज की मोरालिटी को मेंटेन रखोगे। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मैं तो रणवीर सिंह बनूंगा, तो आप पब्लिकली रणवीर सिंह नहीं बन सकते। ठीक है, ये समाज की कुछ मोरालिटी होती है। तो मोरालिटी के अनुसार ही आपको, आपके किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाएगी कि मेरी जबान और मेरे लोग, जैसा आएगा वैसा मैं बोलूंगा, नहीं बोल सकते। आपके शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए और मर्यादापूर्ण शब्दों का ही उपयोग किया जाना चाहिए।
ये एक समाज के अंदर व्यवस्था लेके आते हैं, समाज की नैतिकता को बनाए रखते हैं। तो हमारे द्वारा अगर कोई कंटेंट गलत तरीके से समाज के सामने रखा जाता है, उसमें रेस्ट्रिक्शंस होता है, कई बार विवाद खड़े हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति थे एम एफ हुसैन, फेमस पेंटर है, बाद में उन्होंने कुवैत की नागरिकता ले ली थी, पहले भारत के नागरिक थे। वो जैसे ड्राइंग हॉर्स की बेहतर पेंटिंग बनाया करते थे। एक बार उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की गलत अनैतिक चित्रावली कर दी, अनैतिक चित्र बना दिए। इस कारण से समाज के अंदर व्यवस्था बिगड़ गई और उनका जो एक्सप्रेशन था वो इमोरल एक्सप्रेशन था, डिसेंट एक्सप्रेशन नहीं था, जिस कारण से समाज के अंदर एक वैमनस्यता उत्पन्न हो गई थी और उनको भारतीय नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता लेनी पड़ी थी। कुवैत की नागरिकता ली थी उन्होंने। ऐसे व्यक्ति को निकाला जाना ही ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, वो बेहतर पेंटर थे, नो डाउट ही वाज अ ग्रेट पेंटर, बेहतरीन पेंटर है, लेकिन आप किसी भी, आपके जो भगवान ने कला दी है उस कला का उपयोग समाज के अंदर बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए, ना कि आपके मन में आए किसी व्यक्ति की किसी भी में भावना है, उस भावना का मजाक नहीं बनाया जा सकता। हर धर्म, हर जाति, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावनाएं होती है। किसी की भी अगर किसी में भी भावना है, उस भावना का रेस्पेक्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति रेस्पेक्ट नहीं करता, उन्हीं लोगों के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, क्योंकि व्यक्ति स्वयं अनुशासित नहीं है। व्यक्ति अगर स्वयं अनुशासित रहे तो उसके लिए स्पीच और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता तो अनलिमिटेड हो सकती है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता वहां तक होती है जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। हमारी स्वतंत्रता का अंत वहां पे हो जाता है जहां पे दूसरे की स्वतंत्रता शुरू हो जाती है। अवर लिबर्टी एंड्स वेयर द अनदर पर्सन्स लिबर्टी स्टार्ट्स। तो मुझे बोलने का अधिकार है, लेकिन मुझे ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है जो समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, कुछ तरीके बताए गए कि समाज में इसी प्रकार से बोला जाएगा, इन्हीं शब्दों का उपयोग गलत माना जाएगा, इन शब्दों का उपयोग सही माना जाएगा। तो गलत शब्दों का उपयोग कर दिया, गलत चित्रावली बना दी, गलत मैंने पोस्ट कर दी, तो उस पर रोक लगाती है। कौन सी? मोरालिटी और डिसेंसी वाला। नेक्स्ट लिखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। ये सभी नागरिकों की, सभी देश के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि न्यायालय के द्वारा कोई आदेश दिया जाए, उस आदेश को मानने के लिए अपना पूरा एक डेडिकेशन दे। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय ने कुछ आदेश दिया या न्यायालय ने कोई ऐसी बात बोल दी जिस बात के खिलाफ भी लोग खड़े हो गए, या न्यायालय का जो आदेश है उसको मानने से मना कर देते हैं, तो वो न्यायालय का अवमानना हो जाती है। उस स्थिति के अंदर भी व्यक्ति को स्पीच और एक्सप्रेशन के आधार पे रोका जा सकता है। न्यायालय के अंदर आपको डिसेंट व्यवहार करना पड़ेगा। हम लोग कई बार देखते हैं पटना हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये क्लिप्स आते हैं आजकल, जैसे कि ऑनलाइन हो गए न्यायालय की जो प्रोसीडिंग्स रहती है, उसके अंदर कई बार देखते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं अपने ड्रेसअप सही तरीके से नहीं कर दिए जाते, या उनके द्वारा कुछ अलग ही तरीके से बातें बोल दी जाती है। कई बार कुछ लोग आते हैं, मन में आता है वैसे जज साहब के सामने बोलने लग जाते हैं, तो जो जस्टिस होते हैं, जस्टिस के द्वारा उन्हें रोका जाता है कि स्टॉप, ठीक है, अदरवाइज वी विल हैव एक्शन ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील है प्रशांत भूषण, प्रशांत भूषण ने एक ऐसे स्टेटमेंट दे दिया किसी जस्टिस के खिलाफ में, जस्टिस के बारे में स्टेटमेंट दे दिया था, उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना गया और उन पर ₹1 का फाइन लगाया गया। तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वाक और अभिव्यक्ति की, उसे रोक दिया जाता है न्यायालय की अवमानना के आधार पर। न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, न्यायालय का मजाक नहीं बनाया जा सकता, न्यायालय का कोई भी कार्टून नहीं बनाया जा सकता, न्यायालय के बारे में कोई भी गलत बात नहीं बोली जा सकती। ये हमारा जिम्मेदारी है, बिकॉज जुडिशरी इज गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस दीज राइट्स। हमारे संविधान का जो संरक्षक है वो हमारा न्यायालय है, हमारी जुडिशरी है, और हमारे संविधान ने हमारे को ये अधिकार दिए हैं। तो जिस संविधान ने हमारे को अधिकार दिए, जिस संविधान का जो संरक्षक है, उसके खिलाफ क्या हम लोग कुछ बातें बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो हमें रोक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो डिफेमेशन, मानहानि। डिफेमेशन, मानहानि, मानहानि, डिफेमेशन, डिफेमेशन।
मान हानि, मान हानि, हर व्यक्ति की मान होती है, हर व्यक्ति की मर्यादा होती है, ठीक है ना। मान और मर्यादा होती है किसी भी व्यक्ति की। किसी व्यक्ति पे सार्वजनिक रूप से कुछ आरोप लगा देना, किसी भी व्यक्ति को किसी भी गलत बात के लिए किसी न्यायालय के अंदर फंसा देना, उस व्यक्ति की मान की हानि होगी। आप बाद में न्यायालय द्वारा छूट तो जाओगे, लेकिन आपकी मान और मर्यादा है, आपकी डिग्निटी थी, वो डिफेम हो गई। एक तो होता है फेम, ख्याति, एक होती है डिफेम, कुख्याति, कि ये तो ऐसा ही आदमी है, ऐसी बात बोल दी जाती है। जैसे एक डिफेमेशन का फेमस केस था अरविंद केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली। जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने अरुण जेटली के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोली, तो अरुण जेटली ने कोर्ट में केस कर दिया मानहानि का। तो कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दे दिया था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बाद के अंदर अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, उसके बाद में उस केस को हटा लिया गया। तो हम लोगों के द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जानी चाहिए जो किसी के मान और मर्यादा की हानि करती है। बेसिकली भारत में एक बात रहती है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी व्यक्ति पे कुछ भी आरोप लगाए जा सकते हैं, बिना तथ्यों के आधार पे, बिना फैक्ट्स बेसिस पे आरोप लगा दिए जाते हैं। और हम लोग बोलते हैं मेरे पास में तथ्य हैं, मेरे पास में तथ्य होते भी नहीं है, उसके बावजूद अगर बोल दिया जाता है, बाद में कोर्ट डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति ने गलत कहा या सही किया है, क्योंकि फैक्ट्स के आधार पे काम करता है जुडिशरी। तो अगर उसकी मान हानि हुई है तो आपका जो स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार है उसे रोक दिया जाता है। आप किसी भी व्यक्ति की सार्वजनिक रूप से मान की हानि नहीं कर सकते हैं। कमरे के अंदर आप दो लोगों बातचीत कर रहे हो, वहां पे भी मान की हानि नहीं कर सकते हैं कि आपके मन में आएगा जैसा आप लोग बोल दोगे कि तू तो ये है, तू तो ये है, तू तो ये है, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है ना। जरूरी नहीं सार्वजनिक रूप से, इन पब्लिक भी जरूरी नहीं है, आमने सामने दो जनों की मीटिंग है उसमें भी नहीं बोल सकते हम लोग। अगर बोलते हैं तो हमारा स्पीच और एक्सप्रेशन का अधिकार है, उसे कटेल किया जाता है, कम किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखा जाए इस चीजों का। Got it? अगला लिखो, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, अपराध को बढ़ावा देने वाले करते हैं। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस ये उसमें आ जाएगा, सार्वजनिक दंगों के अंदर आएगा, ठीक है, जातीय दंगों के अंदर आ जाएगा। किसी भी नेता के द्वारा बोल दिया जाना कि आक्रमण, लड़ाई हो जाओ तैयार साथियों, अब हमारे इसकी रक्षा करनी है, उसकी रक्षा करनी है, सबकी रक्षा करनी है, तो वहां पे हम अपराध को कि एक का बदला 10 से लिया जाएगा, ऐसी जो बातें हैं आप नहीं बोल सकते। आपके द्वारा ऐसी पोस्टें भी नहीं डाली जा सकती, ऐसा राइटअप भी नहीं लिखा जा सकता, ऐसे एक्सप्रेशंस भी नहीं बनाए जा सकते। तो वो कोई भी बात, आपका एक्सप्रेशन जो समाज के अंदर लड़ाई, दंगों और अपराध को बढ़ावा दे, उसको हमेशा रोका ही जाएगा। आया समझ में? तो ये बताओ आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? आर्टिकल 19 इज रिलेटेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी वाक की जो स्वतंत्रता है उससे संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण से संबंधित आर्टिकल 19 है, ये बोली जाएगी बात। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो उसका एक पार्ट है, छोटा सा मेन पार्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ राइट्स का प्रोटेक्शन। बाद में उसका क्लोज 1 आता है, क्लोज 1 का सब क्लोज ए आता है। ए सब क्लोज के अंदर ये क्लोज 1 में तो कहा गया दिस राइट्स आर फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये जो अधिकार रहेंगे ये भारतीय नागरिकों के लिए रहेंगे। और भारतीय नागरिकों को क्या क्या अधिकार रहेंगे? पहला अधिकार हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या ये राइट हमारा एब्सोल्यूट है या क्वालिफाइड है, असीमित है या सशर्त है? सशर्त है। कितनी शर्तें हैं? 8 शर्तें हैं कि कौन कौन सी बातें नहीं बोलेंगे, बाकी बोल लेंगे, उसके अलावा सब बोल सकते हो आप। बताओ कौन सी बात नहीं बोलोगे? जो भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को खत्म करता है वैसी बातें कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या? सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सुरक्षा से संबंधित अगर कोई भी गलत चीज आ रही है वो नहीं बोली जाएगी, ना ही अभिव्यक्त की जाएगी, नॉट स्पीच नॉट एक्सप्रेस्ड। नेक्स्ट वन इज फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, किसी भी विदेशी राज्य के साथ में हमारे दोस्ताना मैत्रीपूर्ण संबंधों को खराब करने वाली बात और एक्सप्रेशन की चीज नहीं की जाएगी। फोर्थ वन
लोक व्यवस्था जो पब्लिक ऑर्डर को खराब करती है, लोक व्यवस्था को खराब करती है, ऐसी स्पीच और एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शंस रहेगा। नेक्स्ट वन इज नैतिकता, मोरालिटी और डिसेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप किसी भी हालात में ताक में नहीं रख सकते। नेक्स्ट वन कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, वैसी बातें भी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन इज मान हानि, मान की हानि भी नहीं होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति। तो बंद एक कमरे के अंदर दो जने हो, दो जनों के बीच में भी क्या मान की हानि कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते है, मान हानि होती है। दो लोगों के बीच में भी आपका जो व्यवहार है वो बैलेंस्ड व्यवहार होना चाहिए। नहीं तो आपने तो व्यक्ति की मर्यादा तो उसके साथ में चलती है, क्या सार्वजनिक रूप से मर्यादा चलती है, खुद के साथ में चलती है मर्यादा। इसलिए हमारा प्रियम्बल कहता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्ति की मर्यादा, ना कि समाज की मर्यादा। व्यक्ति की मर्यादा उसके साथ में चलती है। जैसे आपका हाइट आपके साथ में चलता है, आंखें साथ में चलती है, नाक साथ में चल रहा है नहीं कि नाक को मैं अभी लेके नहीं आया, मेरा दिल तो अभी मेरे कमरे में है, ऐसा नहीं है। वो साहित्यिक रूप से हो सकता है, प्रैक्टिकली बायोलॉजिकल रूप से नहीं हो सकता। तो आपकी जो मर्यादा है, मर्यादा हमेशा जैसे हमारे शरीर के अंग चलते हैं वैसे मर्यादा हमारे साथ में चलती है। तो मर्यादा को किसी हाल के अंदर किसी भी व्यक्ति के द्वारा हनन नहीं किया जाएगा। आपकी मान लो कि किसी व्यक्ति ने चित्र बना दिया, कई बार बोर्ड पे चित्र बना दिया जाता है किसी का, जैसा स्कूलों में होता था। उस दौरान जो भी व्यक्ति आया वो अकेला ही आ गया, उस दौरान आप भी नहीं हो, किसी व्यक्ति ने बना दिया उसका और उस पर लिख दिया नाम, जो भी उसका पेट नेम था वो नाम लिख दिया, उस व्यक्ति की अकेले की मर्यादा खत्म हो गई। वहां पे दूसरे व्यक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मर्यादा व्यक्ति के साथ में चलती है। तो आपके द्वारा जो एक्सप्रेस्ड चीज की गई थी कि ये तो है वो है, ठीक है, यानी उसी मर्यादा खत्म कर दी गई है। समझ में आ गया? तो मर्यादा का हमेशा ध्यान रखा जाए व्यक्ति की, हमारे द्वारा ऐसा ना तो व्यवहार, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी हमारा अधिकार नहीं है और एज ए ह्यूमन बीइंग भी हमारा ये अधिकार नहीं है। वी आर मोरल पर्संस, हम वी आर ह्यूमन, वी आर बीइंग ह्यूमन। विदेशी नागरिकों की मर्यादा का भी हनन नहीं किया जाएगा हमारे द्वारा। यहाँ पे अधिकार आपका है, आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, ये बात समझने की ये है। तो विदेशी नागरिक जब आते हैं तो हम लोग कई बार उनकी मर्यादा खत्म करने का प्रयास करते हैं, वो नहीं किया जाना चाहिए। उनके बारे में जो अनर्गल बातें बोल दी जाती है वो भी आप पे रेस्ट्रिक्टेड है, यार अंग्रेज है, अंग्रेज इतना सही समझते हैं हम लोग। तो उसके बाद में हम लोग क्या क्या व्यवहार करने लग जाते हैं, करने लग जाते हैं ना, हाँ थैंक यू गुड मैन, ये तो बेहतर व्यवहार है, मेल जोल होना चाहिए, वो हमारे पावने हैं, पधारो हमारे देश, ठीक है ना, तो वो हमारे गेस्ट हैं, उनके साथ ऑनरेबल चीजें होनी चाहिए, अतिथि देवो भव होनी चाहिए। उनके मोरालिटी से संबंधित हम लोग कुछ दिक्कत करते हैं तो हमारे पे रेस्ट्रिक्शंस है, ये समझ में आ रहा है नहीं है, ये सिटीजन्स पे रेस्ट्रिक्शंस है कि आप उनका भी प्रॉपर सम्मान रखोगे, तो उनकी भी मर्यादा होती है। हर मानव की मर्यादा है दुनिया के अंदर, मानव के साथ में जो भी प्रकृति के अन्य जीव है उनकी भी मर्यादा है। उसके अलावा जितने भी प्रकृति के अंदर जीवन है, जिनमें पेड़ पौधों में, नदियों के अंदर, उनकी भी मर्यादा है, पूरी प्रकृति की मर्यादा है, क्योंकि इन्हीं प्रकृति की मर्यादाओं से हम बने हुए, और हम बने हुए तो हमारी खुद की मर्यादा उनमें समाहित है। नरहि नारायण है, अहम ब्रह्मास्मि। आगे बढ़े, फिर बताओ इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, कोई भी अपराध बढ़ाने वाली बात पे भी रेस्ट्रिक्शंस रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो कोई भी अपराध बढ़ाने के लिए बात बोलता है तो उसको रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट वन लिखो, हमारा दूसरा अधिकार कौन सा है, बी पर चलो, ये तो था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बी क्या है, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, देखो पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, बिना हथियार के शांतिपूर्ण एकत्र होने की स्वतंत्रता, पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। अब हिंदुस्तान के अंदर आपको शांति से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, कैसे, पीसफुल असेंबली, इकट्ठा होने की, लेकिन आपके साथ में क्या नहीं होनी चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा जैसे कि बोल दिया जाता है कि माता का जगराता लगाएंगे, आपको आर्टिकल 19(1) भी आपको अधिकार देता है।
आज हमारी मीटिंग रखी गई है जवाहर सर्किल पार्क पे, सभी भाई और बहन पधारे। आपका अधिकार आर्टिकल 19(1)(b)। बिरला सभागार में हमारे एल्यूमिनी एसोसिएशन की मीटिंग रखी गई है। आपका अधिकार आर्टिकल 19(1)(b)। पीसफुली इकट्ठा होने के लिए रैली रखी गई है कि हमारे जो प्रिय नेताजी हैं आज वो जयपुर पधारने वाले हैं, उनकी सभा सुनने के लिए हम लोग जाएंगे, संबोधन। ये हमारा अधिकार है आर्टिकल 19(1)(b)। शादी में इकट्ठा होने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(b)। कहीं पर भी इकट्ठा होने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(b)। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट है? ये बोल दिया जाता है कि आप पीसफुल असेंबल होंगे, कहीं पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए असेंबल नहीं होंगे कि हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं आज लड़ाई लड़के आएंगे, आज फैसला करके ही आएंगे। ठीक है, फैसला बातचीत से किया जाएगा, फैसला मध्यस्थता से, पंच पटेलों से किया जाएगा, ना कि लड़ाई से हम लोग फैसला करेंगे। और हम लोग हथियार तो लेके ही नहीं जा सकते। हथियार की कैटेगरी में आएंगे, कोई भी धारदार हथियार होते हैं, ठीक है ना। लठ लेके जा रहे हैं हम लोग, एक तो लठ लिया जाता है हम लोगों के द्वारा अपनी सहायता के लिए कि मैं चल लूं, जैसे कि बुढ़ापा आ गया, थोड़ा सा चला नहीं जाता तो मेरा तीसरा पैर आ गया और वो लठ लेके चल रहा। एक लठ लेके तेल पिला के ले चलो, आज तो सर फोड़ जाएंगे हम लोग, वो हथियार की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। कोई भी धारदार हथियार नहीं ले जा सकते आप, ठीक है ना। लठ, उसमें जो लठ किस लिए लेके जा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। धारदार हथियार तो आप लेके नहीं जा सकते, जैसे तलवारें ले ली, आपके पास में गन है, माउजर है, तमंचा है, ठीक है, इनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहता है विदाउट आर्म्स का, क्योंकि आप कहीं पे भी हथियार लेके जा रहे हो मतलब वहां पे पीस एस्टैब्लिश नहीं रहेगी। लाइसेंस वाली भी सब जगह लेके नहीं घूम सकते आप, ठीक है। वैसे ले जा सकते हैं, लाइसेंस ले लिया मतलब ले ही गए आप तो, पर हर जगह ही नहीं लेके जाओगे आप। कई बार आर्म्स को रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आर्म्स आर प्रोहिबिटेड। जैसे आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाओगे, हॉस्पिटल का जो एंट्री गेट रहता है वहां पे मना किया जाता है कि आर्म्स आर प्रोहिबिटेड, कीप योर आर्म्स अवे। आपके हथियारों को दूर रखिए, आप वहां पे आप हथियार नहीं लेके जाओगे। कई बार वहां पे लाइसेंस वालों को भी रखवा लेते हैं अपने से, रहता है। अब ये जो हमारे को अधिकार है इकट्ठा होने का अधिकार, पहला तो हमारे को बोलने का और अभिव्यक्त करने का अधिकार था, दूसरा हमारा अधिकार बोलने के बाद में इकट्ठा होने का अधिकार, शांतिपूर्ण इकट्ठा होगा। इस पर भी हमारा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। इस पे दो रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, पहला इसे लिखो रेस्ट्रिक्शंस, इस पे रेस्ट्रिक्शंस। पहला रेस्ट्रिक्शंस है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता व अखंडता, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर। अगर आप भारत की संप्रभुता को खत्म करने के लिए इकट्ठा हो रहे हो तो आपको इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। अगर भारत को तोड़ने के लिए इकट्ठा हो रहे हो तो आपको इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। अगर भारत की संप्रभुता और अखंडता के सामने आपकी असेंबली खतरा है तो उस असेंबली को सरकार के द्वारा रोका जाएगा। इसके अलावा आपके द्वारा कोई पब्लिक ऑर्डर खराब किया जा रहा है तब भी आपकी असेंबली को मना किया जा सकता है। इसीलिए कोई भी सार्वजनिक समागम होता है, पब्लिक मीटिंग होती है, उसके पहले आपको प्रशासनिक अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ती है। पुलिस अधिकारी आपको परमिशन देते हैं। एक मूवी देखना इंडियन, सनी देओल की मूवी है। हम बिहार से हैं, अभी हमारा बम्बई के अंदर थोड़ी जानकारी कम है। जब हम लोग चलते हैं तो पटाखे फूट जाते हैं, गोलियां चल जाती है। जहाँ पे बैठ जाते हैं वहां पे धरना शुरू हो जाता है, जहाँ पे खड़े हो जाते हैं चलने लग जाते हैं तो रेला शुरू हो जाता है। अभी मुंबई में हम लोग हमारा दबदबा जमाने के लिए आए, एसीपी साहब आप हमारे को परमिशन दे दिए, फिर एसीपी साहब उनको परमिशन देते हैं तो वो परमिशन लेने के लिए जाते हैं। वैसे भी किसी भी दल को, किसी भी सामाजिक संगठन को इकट्ठा होना है तो उससे पहले सार्वजनिक रूप से परमिशन लेनी पड़ेगी। कोरोना के दौरान अगर आपको शादी में 20 जनों से ज्यादा इकट्ठा होना है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, एसडीएम साहब के द्वारा, तहसीलदार हैं उनके द्वारा परमिशन दी जाती थी। तो परमिशन ली जाती है, उस परमिशन के द्वारा ये देखा जाता है कि इनके द्वारा किस उद्देश्य से इकट्ठा हुआ जा रहा है। अगर ये भारतीय संप्रभुता और अखंडता के सामने खतरा है तो वहां पे लाठियां बांधी जाएगी, वहां पे आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे और भीड़ को तितर बितर कर दिया जाएगा। मेंटेन रखता है क्योंकि उस भीड़ के द्वारा वहां पे पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ा जा रहा है। अगर भीड़ को ये लगता है प्रशासन को कि यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ज्यादा होगी, यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है,
यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्थाएं बिगड़ सकती है, ट्रैफिक जाम्स लग सकते हैं, तो सरकार के द्वारा मना कर दिया जाता है। इसीलिए जयपुर में देखो अमरूदों का बाग जो स्टेडियम था वहां पे पहले बड़ी सभाएं हुआ करती थी, लेकिन आजकल अमरूदों के बाग में सभाएं नहीं होती, या तो होती है वीर तेजा गार्डन में, या होती है भवानी निकेतन में, विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर, रामलीला मैदान में, यानी जयपुर के आउटर्स में, जहां से ट्रैफिक जाम होने के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि आपको इकट्ठा होना है, आप इकट्ठा हो रहे हो, बाकी को इकट्ठा नहीं होना लेकिन वो परेशान हो रहा है। तो आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां पर दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना। तो यू हैव अ राइट टू असेंबल पर पीसफुली, यू हैव अ राइट टू असेंबल बट विदाउट आर्म्स। तो हथियार लेके नहीं जाओगे आप कहीं पे भी इकट्ठा होने जा रहे हो, ठीक है, ऐसे इकट्ठा हो सकते हो। गॉट इट। और दो इसके रेस्ट्रिक्शन के आधार, भारत की एक अखंडता व संप्रभुता, दूसरा पब्लिक ऑर्डर। थर्ड वन लिखो, धारा 144 इन्हीं में आती है, ठीक है, उसके द्वारा मना कर दिया जाता है कि आप इकट्ठा नहीं होंगे, ठीक है। आगे लिखो, टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, संघ व कोऑपरेटिव सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हिंदुस्तान के अंदर यू हैव अ राइट, यू हैव अ फ्रीडम और यू हैव अ लिबर्टी टू फॉर्म एसोसिएशंस। आप संगठन बना सकते हो, आप यूनियन बना सकते हो, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। राजनीतिक दलों को फॉर्म करने का अधिकार आर्टिकल 19(1)(c). आपने कोई विकास समिति बना रखी है, आर्टिकल 19(1)(c). आपने कोई गौशाला का रजिस्ट्रेशन कराया, आर्टिकल 19(1)(c). आपके द्वारा कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा रही है, किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा, आर्टिकल 19(1)(c). आपकी जो मंदिर समिति है, आर्टिकल 19(1)(c). आपकी जो गांव की ग्रामीण सहकारी समिति है, आर्टिकल 19(1)(c). राजनीतिक दल, आर्टिकल 19(1)(c). आपकी जो समाज का संगठन है, आर्टिकल 19(1)(c). तो सरकार के द्वारा हिंदुस्तान का जो संविधान है वो हमारे को अधिकार देता है कि हम लोग कोई भी संगठन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। इसका यह फायदा रहेगा कि पहले व्यक्ति को कहा जाता है आप बोलिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, इट इज योर पर्सनैलिटी, अपने आप को एक्सप्रेस करने आओ, एक्सप्रेस करो। एक्सप्रेस करोगे तो इकट्ठा हो, फिर एक्सप्रेस करने के बाद में मिलते हैं, मिलेंगे, मिल लिए, मिलने के बाद में हम लोग कहेंगे डू यू वाना फॉर्म द एसोसिएशन, आप संगठन बनाने के लिए तैयार हो, तो यस। तो पहले आपके द्वारा बातचीत की जाएगी, बातचीत के बाद में आप मिलोगे, ठीक है ना। फर्स्ट कॉफी देन टॉकिंग, पहले छाछ पिएंगे उसके बाद में बात करेंगे, उसके बाद में आपके द्वारा संगठन बनाया जाएगा। तो 3 अधिकार हो गए हमारे को, मिले 3 अधिकार। अब क्या होता है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अधिकार है ये हमारे को दिया गया 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। देखो इसको, 97वां संविधान संशोधन। पहले ओरिजिनली आर्टिकल 19 में ये नहीं था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्ड वाज एडेड बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इंपॉर्टेंस ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो लैंड बॉडीज है वो छोटी छोटी है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे जगह पे काम कर रहे हैं। अगर हमारे को ये बनानी है कि एकता महान शक्ति, तो छोटी छोटी यूनिटों को हम लोग जब एक बना देते हैं तो एक बड़ी शक्ति बन जाती है। जैसा हम लोगों ने स्कूल के अंदर देखा था, पहले एक लकड़ी आती है, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, फिर 2 लकड़ी आती है उसको तोड़ देता है, फिर लकड़ियों का एक गट्ठर आता है उसको तोड़ नहीं पाता। ये हमारे हर स्कूल के अंदर हम लोगों ने किसी न किसी नाटक के अंदर देखा है। तो कोऑपरेटिव का मतलब हम लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेले के द्वारा बड़ा टास्क कंप्लीट नहीं किया जा सकता। आप साथ के अंदर मिल गए, साथ के अंदर मिल गए तो हमारा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, जो महात्मा गांधी की अवधारणा थी, वो आगे बढ़ जाएगी। भगवान श्री राम का कोऑपरेशन किया वानरों की सेना ने, भगवान श्री राम ने लंका को जीत लिया था। द मोस्ट पावरफुल
स्टेट एट दैट टाइम, उस जमाने का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अब हमारे खेत हैं छोटे छोटे, मेरे पास में 5 बीघा, कुणाल के पास में 10 बीघा, सत्येंद्र के पास में 20 बीघा, और अभिलाषा के पास में 50 बीघा, रोहित के पास में 100 बीघा। अलग अलग खेत है, और सबके पास में भी छोटे छोटे मिला के हम लोगों के पास में सबके पास में 1000 बीघा खेत है। किसी एक व्यक्ति के पास में 1000 बीघा खेत नहीं है, 5-5, 6-6 बीघा में। अब मैं क्या करूंगा, खुद ही खेती करूंगा, खुद ही के द्वारा कमाऊंगा और खा लूंगा, इतना ही काम किया जाएगा। अब हम लोग सब मिल गए, हम लोगों ने एक यूनियन बना ली। यूनियन बनाने के बाद में हम लोग ट्रैक्टर भी ले आए, बड़ा कंबाइनर भी ले आए, सारी मशीनें ले आए। 1000 बीघा जमीन है हमारे पास में, ट्यूबवेलें भी खोद ली, अलग अलग पानी का कनेक्शन भी ले लिया। कनेक्शन लेने के बाद में हम लोगों के द्वारा बड़ी खेती की जा सकती है। हम लोग 200 बीघा में मूंगफली उगाएंगे, 100 बीघा के अंदर मोठ उगाएंगे, 100 बीघा में मूंग उगाएंगे, 200 बीघा के अंदर प्याज उगाएंगे। 200 बीघा में प्याज होगा, अगर मान लो 1 बीघा का हमारे 150 कट्टे भी हो गए प्याज के, तो 100 बीघा में कितने सारे कट्टे हो गए। तो हम लोग एक बड़े सेंटर के अंदर उन प्याज को बेच सकते हैं। अगर रिलायंस को या किसी भी बड़े मार्ट को, डी मार्ट को प्याज खरीदना है, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को प्याज खरीदना है, तो वो एक कट्टा खरीदने नहीं जाएगा, एक कट्टा तो मुहाना मंडी से ले आएगा। वो कट्टे खरीदने जाएगा 10,000 कट्टे, 20,000 कट्टे। अगर उसको एक ही जगह पे सारे कट्टे मिल जाएंगे, उनकी रेट बेहतर रहेगी, क्वालिटी बेहतर रहती है। उस जगह को, उस व्यक्ति को एक जगह मिल गए, किसान जो ग्रुप था उसको एक जगह मिल गए, फिर हमारा जितना खेती वाइज कॉन्ट्रीब्यूशन था उस वाइज हमारे को पैसे मिल गए। तो हमारी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से हम लोग कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हैं, कोऑपरेटिव से। हमारा खेत हमारे को खाने को भोजन भी देता है, साथ में हमारे को जीने को कमाई भी दे देता है। ये कोऑपरेटिव का फायदा होता है। आप घर में पापड़ बनाते हो, घर में मंगोड़ी बनाते हो, लेकिन 25 महिलाएं इकट्ठा हो गई, सबने रोजाना मंगोड़ी चूंट लेती है, रोजाना पापड़ बना लेती है, तो लिज्जत पापड़ बन जाता है। घर के अंदर आपका जो गाय भैंस दूध देती है 10 किलो 5 किलो, कई बार हम जामन लगा देते हैं, छाछ बांट देते हैं, लो छाछ थे भी ले होते हैं, फिर बकरियों को छाछ पिला देते हैं, ऐसा रहता है। अगर हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, तो पूरे गांव की महिलाएं थी, उन्होंने कोऑपरेटिव के साथ में काम किया। हमारे गांव के अंदर मान लो 20,000 लीटर दूध पैदा होता है एक दिन का, तो कोई भी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री वाला हमारे गांव में आएगा, पूरा दूध ले जाएगा ट्रक भर के, तो हमारे को एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाती है। आनंद, अमूल, अमूल डेयरी कोऑपरेटिव पे आधारित था। तो कोऑपरेटिव का ये फायदा होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट विद द कोऑपरेशन। हमारे सबके सहयोग से हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट हम लोगों के पास में आमंद नहीं आती है। तो इट इज ए इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इट इज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इट इज अ सोशल डेवलपमेंट, इट इज ए economic development. When all these components combined, then it's called as nation's development. तो भारत राष्ट्र का डेवलपमेंट होता है। इसलिए भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय बनाया। अभी सहकारी मंत्री है हिंदुस्तान के अमित शाह। Got it? कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये था हमारा कौन सा आर्टिकल 19(1) से। कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना दी, फायदा होता है सबको कोऑपरेटिव सोसाइटी से। नेक्स्ट लिखो फिर डी। अब पहुंचते हैं डी पर। डी, मूवमेंट फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मूवमेंट भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना। मूवमेंट, मूवमेंट फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से, निर्बाध रूप से विचरण, ठीक है, वो एक ही बात होती है, निर्बाध रूप से विचरण, ठीक है, स्वतंत्र रूप से घूमना, विचरण करना। हिंदुस्तान के अंदर हम लोग कहीं पे भी घूम सकते हैं। कश्मीर जाने की इच्छा हुई, कश्मीर चले गए, कि अब सर्दियों का मौसम आ गया, बर्फ पड़ती है और कॉटन जैसी बर्फ देखने हम लोग पहुंच गए कश्मीर। हिमाचल से रवाना हुए, फिर हमारी इच्छा हो गई हम तो माता कन्याकुमारी के दर्शन करेंगे, तो कन्याकुमारी आ गए। फिर हमारी इच्छा हो गई तो हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश जाके आएंगे, तवांग जाके आएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। फिर इच्छा हुई सोमनाथ मंदिर जाने की, तो सोमनाथ पहुंच गए। विंध्यावासिनी माता जी जाना है तो मिर्जापुर पहुंच गए। यानी कालीन भैया की तरह हम पूरा हिंदुस्तान
घूम सकते हैं। इसीलिए गांधी जी घूमे थे, स्वामी विवेकानंद घूमे थे, हम भी घूमे थे और हम भी घूमेंगे। ठीक है, इंडिया घूमेंगे हम लोग। तो इंडिया घूमने का आपको स्वतंत्रता है। संविधान ने स्पेसिफिक रूप से कहा है कि भारत घूमो। कौन सा आर्टिकल कहता है आपको? 19(1)D। ये खुद बोल रहा है कि भारत घूमो आप निर्बाध रूप से, आपको कोई नहीं रोकेगा। गांधी जी जब हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, अपने राजनीतिक गुरु गोखले से मिलते हैं, तो गोखले जी ने उनको एक बात कही कि आपको अगर हिंदुस्तान को समझना है तो पहले हिंदुस्तान के गांवों को समझो, पहले हिंदुस्तान के गांवों को, शहरों को, गलियों को, ट्रेनों को, बसों को, गाड़ियों को, राजाओं को, गरीबों को, अमीरों को, सबको समझो। अगर इनको समझना है तो इंडिया घूमो, और इंडिया घूमोगे तो सब कुछ समझ जाओगे। जो इंडिया घूम लेता है उससे बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है, उसका व्यक्तित्व के अंदर थोड़ा विकास हो जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे को आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 19(1)D। कभी हमारे पास में कोई ऐसे आए, उसमें लिखा हुआ है कि पर्सनालिटी ट्रेवलिंग डेवलप्स पर्सनालिटी, इट वाज इन RAS मेंस 2019 के जो RAS मेंस में आया था, उसमें हमारे को हमारा फंडामेंटल राइट्स भी दिया गया ना। भारत में हम लोग कहीं पे भी घूम सकते हैं, हमारे को कोई व्यक्ति रोकेगा नहीं। क्या हम लोग अपनी इच्छा हुए वैसे घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते इच्छा हो वैसे। कई बार हमारे पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं। लिखो रेस्ट्रिक्शंस। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इससे रेस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगे? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, रेस्ट्रिक्शंस चलो लिख लो, अभी लिख लो। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, सामान्य जनता के हित, सामान्य जनता के हित। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ जनरल हित, सामान्य जनता के हित। अगर हमारी घुमाई के कारण सामान्य जनता को परेशानी हो रही है तो हम लोगों को घूमने से रोका जा सकता है। कि आप वहां पे जाते हो, वहां की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, सामान्य जनता वहां की परेशान है, तो आपको रोका जा सकता है। ठीक है, कहीं पे भी रोका जा सकता है अपने को। कि मान लो कहीं पे आपको अमरनाथ जाना है, अमरनाथ के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, तो आपको रोक देंगे। रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कई बार अमरनाथ यात्रा के दौरान। या फिर आप बद्रीनाथ गए तो वहां पे बहुत ज्यादा हो गए, तो सामान्य जनता के हित प्रभावित हो सकते हैं कि आपके लिए वो व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती, खाने पीने की, रहने की व्यवस्थाएं नहीं हो सकती वहां पे। तो आप खुद भी सामान्य जनता हो, और सामने जहां पे जो जनता है वो भी सामान्य जनता है, तो आप ये अगर ऐसी दिक्कत आ सकती है तो आपको रोका जा सकता है। इसीलिए हमारे को रोड के रास्ते से लेह जाने से रोक दिया जाता है एक सर्टेन टाइम के लिए, क्योंकि वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, रोका जाता है। कई बार अमरनाथ की हम लोग यात्रा जाते हैं तो वहां पे सामान्य जनता के लिए रोक दिया जाता है। जैसे कि कुणाल अभी जाके आया है, तो कुणाल ने वो एक एक पॉइंट देखा है, वहां पे सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती है, तो वहां पे हम लोग जा ही नहीं सकते, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, तो रोक दिया जाता है। किसी जगह पे तूफान आ जाता है तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। किसी जगह पे निफा वायरस आ जाता है तो वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं कि आप वहां पे जाओगे, उस जगह पे जाने से आपके वायरस हो सकता है। इसलिए कोरोना टाइम में हम लोगों ने देखा था कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर एंट्री को रोक दिया गया था। कारण क्या था? आम जनता का फायदा, सरकारों का फायदा नहीं था। अगर हम लोग वहां पे जाएंगे तो हम लोग कोरोना का तो लेके आएंगे, क्या देके आएंगे? दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारे को रोका जा सकता है, रोक सकते हैं, किसी न किसी आधार पे हमारे को रोका जा सकता है। आधार पहला है सामान्य जनता का हित, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं है? नेक्स्ट लिखो। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, प्रोटेक्ट, हाँ, गणिकाओं को भी रोका जा सकता है। अगर वहां पे लगता है कि इनके द्वारा जो एड्स हैं, इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उनके द्वारा ये फैलाई जा सकती है, तो उनको रोका जा सकता है। ठीक है, तो आपके रेस्ट्रिक्शंस रोके जा सकते हैं। कई व्यक्तियों को रोका जाता है कि उसको डिबार कर देते हैं तो यहाँ पे नहीं रहेगा, कई बार न्यायालय के द्वारा भी डिबार कर दिया जाता है। तो उसको क्यों? उससे लगता है कि ये सामान्य जनता ये इसमें नहीं है ये व्यक्ति, तो कुछ दिन इसको राज्य से दरबदर कर दो, बाहर कर दो, देश निकाल दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, आदिवासियों के हितों के संरक्षण हेतु, आदिवासियों के हितों के संरक्षण हेतु।
आदिवासियों के हितों के संरक्षण हेतु, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। हिंदुस्तान में एक जगह है अंडमान और निकोबार, वहां पे कुछ ट्राइब्स हैं जिनका नाम है ओंग, जरावा, अंडमानीज, निकोबारीज, सेंटलीज। उन जगह पे हम लोग नहीं जा सकते, वहां पे भी नहीं जा सकते जहां पे कुछ ट्राइबल्स इलाके हैं। ट्राइबल्स इलाकों में अगर हमारे को लगता है, सरकार को लगता है कि वहां पे जो सामान्य लोग जाएंगे वो वहां पे कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, या इनका और जो सामने ट्राइब्स हैं उनके इंटरेस्ट के अंदर थोड़ा सा ये दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो इनको जाने से रोक दिया जाता है। हम लोगों को वहां पे नहीं जाने दिया जाता अंडमान निकोबार में, क्योंकि जो सेंटलीज लोग हैं वो थोड़े से हम लोगों से बहम खाते हैं। बहम खाने का मतलब वो थोड़े से डरते हैं, उनका रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, सब कुछ ही अलग है। वो देखते हैं कि ये जब लोग हमारे एंट्री कर जाएंगे तो हमारे को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, असहज महसूस करेंगे, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, इसीलिए अपने को रोक दिया जाता है। अभी क्या हुआ, 5-6 साल पहले एक टूरिस्ट थे, वो वहां पे जाते हैं, सेंटलीज ट्राइब से मिलने जाते हैं, सेंटलीज ने उनके तीर मार दिया। कई बार वीडियोस देखना यूट्यूब पर, उन वीडियोस के अंदर कुछ लोग जाते हैं, उनको कोकोनट दे के आ रहे हैं, कुछ मिठाइयां दे के आ रहे हैं, कपड़े दे के आ रहे हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि ये जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, नेचर सेंसिटिव है। हम लोग तो बीमारियों के प्रति एडजस्ट हो गए हैं, जुकाम होता है 2-4 दिन ऐसे करते हैं, खा क्या कर लिया, उसके बाद सही हो जाते हैं। हम लोग वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इनके साथ में रहना आराम से सामान्य हो चुके हैं, वो लोग नेचर के साथ में सामान्य रहते हैं। कई बार हम लोग गए, हम लोग सेंटलीज से मिले, उसको खांसी देके आ गए, अब खांसी उसकी जान ले लेती है, हमारे खांसी का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोरोना शुरुआत में आया तो मारने जैसा कोरोना था, अब कोरोना हो गया था, और कोरोना है, ये नॉर्मल है कोरोना, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे साथ में। तो हम लोग बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की बीमारियों से ग्रसित है, वो नेचर्स मैन है, इसलिए उनसे मिलना भी सही नहीं होता। तो उनका एक तो हित हो गया ये। दूसरा, हमारे द्वारा कई बार उनकी जो नेचुरल असेस्ट है, उन असेस्ट पे कब्जा जमाने की कोशिश की जाती है। हम लोग दोस्ती के लिए नहीं जाते, हम लोग पैसों के लिए जाते हैं वहां पर, तो उस कारण से हमारे को रोका जा सकता है। इसीलिए कई इलाकों को रेस्ट्रिक्टेड इलाके घोषित कर दिए जाते हैं कि वहां पे आपकी एंट्री मनाही है, वहां पे खनन कार्य मनाही है, आप इन लोगों से नहीं मिलोगे। तो बहुत सारी जगह है हिंदुस्तान के अंदर, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, अंडमान के अंदर है ये रीजन, ठीक है। तो दो हितों के लिए आपको रोका जा सकता है। पहला हित तो आम जन के जो हित है, सामान्य जनता के जो हित है, अगर उन पे दिक्कत आ रही है आपके घूमने से तो आपको रोका जा सकता है। इसलिए कोरोना हो जाता है तो हमारे को बंद कर देते हैं कि नहीं जाओगे आप, एक जिले से दूसरे जिले में जाने से रोक देते थे, हमारे को रोकते थे ना, तो वो इसलिए रोका जाता था। आम जनता के लिए हम लोग खतरा हो गए थे उस जमाने में। दूसरा कारण है ट्राइब्स, आदिवासियों का संरक्षण, इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइब्स। ट्राइब्स एक सेंसिटिव लोग है, वो नेचर्स में है, प्रकृति के मानव है वो लोग, और हम लोग इधर कंक्रीट के जंगलों के रहने वाले, वो लोग प्रकृति के जंगलों के रहने वाले। तो कंक्रीट वाले कई बार उनकी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, तो कंक्रीट जंगल वालों को रोक दिया जाता है। गॉट इट। नेक्स्ट अधिकार लिखो हमारा, लिखो, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। टू रिसाइड एंड सेटल, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी भाग में आप बसने का अधिकार, भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने का अधिकार, भारत के किसी भी भाग में रहने और बसने का अधिकार है। किसी व्यक्ति का मन आ गया मैं बॉम्बे रहूंगा, तो बॉम्बे रह सकते हो, दिल्ली दिल्ली रह सकते हो, क्या कश्मीर में रह सकते हो, रह सकते हैं। 2019 के बाद में गोवा बसने का मन कर दिया तो रह सकते हैं, गोवा प्लॉट ले सकते हैं ना। कई लोग बस जाते हैं, ऐसे होता है। कई हम लोग जैसे जयपुर गांव से आए, जयपुर बस गए, कोई जयपुर से बॉम्बे बस गया, बॉम्बे से अंडमान में बस गया, अलग अलग जगह लोग बस सकते हैं, ये हमारे को अधिकार दिया गया है। अब इस पे जो रेस्ट्रिक्शंस, ये भी नहीं है कि एब्सोल्युटली कहीं पे भी जाके बस जाऊंगा। मैं, कोई भी व्यक्ति कह दे कि नहीं मैं तो अंडमान में सेंट्रलीज के बीच में जाके बसूंगा, मेरा वहीं पे मन लगता है, ठीक है ना, वहां पे आपको रोक दिया जाएगा। अगर आप लोग बोल दो कि मैं जी यहाँ पे ही रहूंगा मैं, तो आपको भी रोक दिया जा सकता है, ठीक है। अगर कहीं गंभीर बीमारी से ग्रसित हो तो आपको रोका जा सकता है कि यहाँ पे आप नहीं बसोगे, मानव बस्ती में बसने से रोका जा सकता है आपको, ठीक है। तो इसके भी जो रेस्ट्रिक्शंस के आधार रहेंगे वो रेस्ट्रिक्शन के आधार रहेंगे जो डी में आधार देते।
यानी किसी भी व्यक्ति को हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे बसने से रोका जा सकता है। उसके आधार बताओ। एक तो वो आम जन के हित में विरोध में हो, हित में ना हो, आमजन का हित प्रभावित होता हो। दूसरा, आदिवासियों के जो संरक्षण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, तो किसी भी व्यक्ति को रोका जा सकता है। आप ये कहो कि मैं तो मध्य प्रदेश से जंगलों में जाके बसूंगा, मेरी इच्छा, मेरे को आर्टिकल 19 के अनुसार अधिकार है, तो आपको रोक देंगे कि वहां पे आदिवासी लोग बसते हैं, आप नहीं बस सकते। उनके जीवन और उनके जो हित हैं उनको खतरा पैदा कर सकते हो आप। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ हाँ, कश्मीर में आप बस सकते हो, जमीन ले सकते हो। आर्टिकल 35 पे खत्म कर दिया गया है और अनुच्छेद 370 भी खत्म कर दिया गया है। हिंदुस्तान की किसी भी जगह पे जाके बस सकते हो ना। इनर लाइन परमिट के मैटर्स है वो हम लोग अलग में देखेंगे। इनर लाइन परमिट्स होती है, आपको कुछ जगहों पे जो म्यांमार के टच होते हुए राज्य हैं उनके जाने के लिए आपको पहले सरकार से इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। उस परमिट के द्वारा ही वहां पे जा सकते हो। आपका परमिट खत्म, वापिस आना पड़ता है। राजस्थान के बहुत सारे लोग बसे हुए हैं वहां पे, अरुणाचल प्रदेश में बसे हुए, नागालैंड में बसे हुए, कोहिमा में व्यापार करते हैं। नाम सुनते हैं ना कि कहाँ पे रहते हो? सब आसाम रहते हैं हम लोग। आसाम मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पुराने जमाने में ये पूरा रीजन ही आसाम रहता था। एक काम कर बेटा, बड़ों को नौकरी आसाम उड़ जा। एक तो इराक जाते थे हम लोग, एक आसाम जाते थे, ऐसा कॉन्सेप्ट था। आजकल महाराष्ट्र जाते हैं। किसका काम करते हो? टाइल्स का काम करते हैं। किसका काम करते हो? मार्बल का काम करते हैं, मिठाई का काम करते हैं। कॉमन काम है, वापिस चले जाते हैं, सिलवासा चले जाते हैं। कॉमन है या नहीं है? तो आप हर जगह जाके बस नहीं सकते। दो आधारों पे आपको रोका जा सकता है, वही आधार जो कि घूमने वाले अधिकार थे। नेक्स्ट लिखो, आर्टिकल 19(1)(f). आर्टिकल 19(1)(f). एफ आ गया, ई आ गया था, ई के बाद में एफ लिखो। रिपील्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। रिपील्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। आर्टिकल 19(1)(f). एफ मतलब फाइनेंस, लिखो संपत्ति रखने का अधिकार। एफ था संपत्ति रखने का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। क्या अब हमारे पास में राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है? नहीं है। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। कौन सी सरकार? जनता पार्टी सरकार। हमारे उस जमाने में प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। एफ मतलब पैसा, एफ मतलब फाइनेंस, तो इट वाज रिपील्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो अनुच्छेद 19 का कौन सा हिस्सा 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? आर्टिकल 19(1)(f) वाला हिस्सा हटा दिया गया था। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं है? उसके बाद में हमारे पास में एक और अधिकार है। एफ के बाद में आता है जी। जी जी आगे पढ़ते हैं फिर। लिखो जी, एफ जी। जी, अब ये जो जी है ये कहते हैं टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, कोई भी व्यापार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। अब इस पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, यानी रेस्ट्रिक्शन से पहले ये तो देखिए हम लोग कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते काम हिंदुस्तान में? कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रोफेशन चुनना है, प्रोफेशन अलग अलग होते हैं, जैसे किसी ने मास्टर का प्रोफेशन चुन लिया, किसी ने एडवोकेसी को प्रोफेशन चुन लिया, कोई डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, अलग अलग बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऑक्यूपेशन चुन सकता है, अपना व्यवसाय चुन सकता है, ये प्रोफेशन है। व्यवसाय चुना जा सकता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। आप क्या किसका व्यवसाय करते हो? हमारी तो फैक्ट्री है प्लास्टिक के पाइप बनाने के, दाने बनाने की। हमारी तो फैक्ट्री है बाल्टी बनाने की, इंक बनाने की, मोबाइल बनाने की, ट्राइपॉड बनाने की, पंखा बनाने की। व्यवसाय कर सकते हो। अलग अलग व्यक्ति के क्या व्यवसाय करते हो? खेती करना, खेती करने का। हमारी होटल है।
आप ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे अपना सामान भेजा जा सकता है आपके द्वारा। हम हमारे खेत में धान उगाते हैं और जयपुर लाके बेचते हैं, तो ट्रेड किया जा सकता है। हमारे को फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, कोई रोक नहीं सकता है। तो वी हैव राइट टू प्रोफेश, यानी प्रोफेशन कर सकते हैं हम लोग कोई सा भी। दूसरा हम लोग ऑक्यूपेशन रख सकते हैं। तीसरा हम लोग कोई भी व्यापार और व्यवसाय कर सकते हैं। अनलिमिटेड रूप से कर सकते हैं नहीं, इस पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। लिखो रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस पहला है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आम जन के हित। इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। एक तो कहा कि हम लोग कोई भी व्यापार कर सकते हैं, बीच में हित आ गए जनता के। जनता के क्या क्या हित आ सकते हैं? किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाए कि मुझे व्यापार करने का अधिकार है, तो मैं तो कोकीन बेचूंगा, मैं तो ड्रग्स बेचूंगा, मुझे आर्टिकल 19(1) के तहत अधिकार मिला हुआ है। फिर उसमें कहा जाएगा कि नहीं, आप ये नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आम जनता के हित प्रभावित होते हैं। इसीलिए ये आर्टिकल बोलता है कि मंदिरों के 100 मीटर तक, किसी भी धार्मिक स्थल के 100 मीटर तक और स्कूलों के 100 मीटर तक दूरी तक कोई भी शराब की दुकान नहीं होगी, पान गुटखे की दुकान नहीं होगी, रोका जा सकता है। आम जनता के हितों की बात करते हैं ये। कोई भी बच्चा किसी भी गुटखा बीड़ी सिगरेट वाली जो दुकान रहेगी उस दुकान पे नहीं बैठेगा। ये आम जनता के हित होते हैं, क्योंकि बच्चा अगर गुटखा खाना सीख गया तो फिर कैंसर हो सकती है, वो सारे दिन ही उसको ऐसे चलाना था, उसी जगह या बास्केट खेलना था, वॉलीबॉल खेलना था, ठीक है ना, क्रिकेट खेलना था, हॉकी खेलनी थी, और वो बस सारे दिन रगड़ने में लगा हुआ। ठीक है, मिराज है, धारीवाल है, उसी में लगा हुआ है। ठीक है, सिगरेट, तो हीरोगिरी इसमें नहीं है। कुबेर वास्तव में बनना है तो मेहनत करनी होगी। मेहनत इन तरीकों से नहीं करनी होगी। पढ़ाई से कुबेर बनता है व्यक्ति, क्योंकि कुबेर ज्ञानी भी थे और पैसे वाले भी थे। दो गुण होने जरूरी है कुबेर बनने के लिए। यहाँ पे आप पैसे वाले तो बन सकते हो, लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकते। तो आम जनता के हितों को देखते हुए कहीं पे भी आपके द्वारा शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती, ड्रग्स कोकीन वगैरह बेची नहीं जा सकती। सरकार कुछ चीजों को प्रोहिबिट कर देती है, जैसे राजस्थान के अंदर डोडा पोस्ट को प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो अब डोडा पोस्ट की दुकानें देखने को नहीं मिलती थी। पुराने जमाने में हम लोग देखा करते थे कि डोडा पोस्ट की दुकान, सरकारी ठेका, ऐसी चीजें लिखी होती थी। आजकल वो चीजें नहीं देखी जाती, क्योंकि वो देखा कि बेसिकली जो जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे उनके साथ में परेशानी आने लगी। वो डोडा पोस्ट कहीं बिना ट्रक बेहतर तरीके से चला ही नहीं पाते थे। फिर राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया, नया सवेरा। नया सवेरा के द्वारा उन लोगों की जो आदत थी ये डोडा पोस्ट वाली, वो आदत छुड़ाई गई थी। ठीक है, तो ये प्रोफेशन आप नहीं कर सकते। सरकार के द्वारा कुछ प्रोफेशन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। एक तो जनरल हित के लिए लगाए जाते हैं, आम जनता के हितों के लिए, कि मेरा तो इसी प्रोफेशन में मन लगता है, तो आप ये प्रोफेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन हो सकते हैं, अलग अलग दिमाग लगाना कौन कौन से प्रोफेशन होते हैं। इसके अलावा देखो, कई बार कुछ प्रोफेशंस को करने के लिए आपको नेसेसरी डिग्री चाहिए। डिग्री चाहिए तो वो डिग्री होनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट लिखो, नेसेसरी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जरूरी व्यवसायिक व तकनीकी योग्यता, जरूरी व्यवसायिक व तकनीकी योग्यता, नेसेसरी प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। इसका यह मतलब होता है कि कुछ प्रोफेशन करने के लिए आपके पास में डिग्रीज होनी चाहिए। ठीक है, वो डिग्री है तभी आप उस प्रोफेशन में जा सकते हो। अगर आपको आरएएस या आईएएस बनना है तो यू मस्ट हैव क्लियर द ग्रेजुएशन। आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसी के बाद में आप सिविल सर्वेंट बन सकते हो। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस चाहिए, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, ये जरूरी होता है। वकील बनना है तो एलएलबी की डिग्री चाहिए। कोई भी व्यक्ति बोले कि अब मैं वकील बनूंगा और मैंने अभी तक 10वीं पास नहीं करी है और ना ही मैं करूंगा, तो आपको रोक दिया जाएगा कि आपके पास में बकायदा बार काउंसिल के सर्टिफिकेट्स होते हैं। डॉक्टर होते हैं वो अपनी डिग्री टांग के रखते हैं, सीए होते हैं वो अपनी डिग्री टांग के रखते हैं, तो वो डिग्री होनी ही चाहिए। उसी के बाद में आपको वो प्रोफेशन करने के लिए लगाया जाता है।
टेक्नीशियन की भर्ती निकलती है, मैकेनिक की भर्ती निकलती है, तो ITI कंप्लीट होना जरूरी होता है, जरूरी है। तो आपके पास है पॉलिटेक्निक होना जरूरी होता है। तो ये कुछ नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होती है। बिना इन क्वालिफिकेशंस के आपको ये प्रोफेशन करने से रोक दिया जाता है कि आप ये प्रोफेशन नहीं कर सकते। ये भी रेस्ट्रिक्शंस रहता है। अगला रेस्ट्रिक्शंस लिखो, रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड्स बिजनेस कैरिंग बाय स्टेट। सरकार के द्वारा किए जाने वाले कुछ व्यवसाय और व्यापार के कारण प्रतिबंध। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड बिजनेस कैरिंग बाय स्टेट, राज्य के द्वारा किए जाने वाले कुछ व्यवसाय और व्यापार के कारण प्रतिबंध। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड बिजनेस कैरिंग बाय स्टेट, कुछ जो व्यापार होते हैं वो सरकार ही करती है। जैसे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड काम सरकार करेगी, तो सरकार दूसरे लोगों को बोलती है कि आप ये काम नहीं करोगे। पुराने जमाने के अंदर रेलवे भी सरकार के द्वारा चलाया जाता था, तो सरकार ही रेलवे चलाएगी, प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। बाद में 2014 के बाद में कुछ नियम से रिलैक्सेशन दिया गया। नाउ एनी प्राइवेट सेक्टर कैन गो इन रेलवेज, IRCTC, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स आ रहे हैं इसके अंदर। एक टाइम आ गया था जिस टाइम के अंदर नेशनलाइजेशन बहुत ज्यादा किया जा रहा था। नेशनलाइजेशन पे सरकार ने बोल दिया था ये काम केवल सरकार ही करेगी। आजकल कुछ काम सरकार भी करती है, कुछ काम प्राइवेट सेक्टर करता है, कुछ काम होते हैं केवल सरकार ही करती है। जैसे काम हम लोगों ने देखा एटॉमिक एनर्जी, तो किसी पे प्राइवेट सेक्टर का हम लोगों ने परमाणु संयंत्र सुना है, अंबानी के न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं सुने, या ललित का न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं सुना, कुणाल का भी नहीं सुना, नहीं सुने ना। अंबानी अडानी के नाम लिए जाते हैं, बेहतर बात है, लेकिन हम लोग अपने में से भी तो नाम ले। क्या पता है एनर्जी के अंदर इतना जोश हो जी हम लोगों में से कोई व्यक्ति बन जाए, तो हम लोग कह तो पाएंगे ना जी वो मेरा जानकार था, वो मेरा स्टूडेंट था, वो मेरे साथ में बैठा करता था, आज हिंदुस्तान का कि नहीं पूरी दुनिया का ही बेहतरीन व्यापारी, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा लीडर है, कि प्रधानमंत्री बन गए MSA बीच में से बैठे बैठे बन सकते हैं ना। तो हमेशा जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आसपास में फेंका करो। हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा नाम लिए जाते हैं अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, तो अंबानी अडानी को इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि वास्तव में वो बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गए। हम लोग आसपास वाले को तो ऐसा ही समझते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, कि ये तो बन ही नहीं सकता। बन सकते हैं, उनके पास में भी दो ही कान है, एक दिमाग है, दो ही आंखें हैं, नाक है, वैसे ही ऑक्सीजन वो लेते हैं जैसे हम लोग लेते हैं। तो हमारे द्वारा आसपास वाले के प्रति ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी फेंकी जानी चाहिए। हम लोग जब अपने आसपास वाले को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास में ये चांस रहता है कि वो हमें पहचानेगा। हमारे पास में ये चांस रहता है कि कई बार हम लोग, वो आगे बढ़ रहा है तो हम भी उसके साथ में आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग खुद की मदद के लिए नहीं ऐसे बन जाएंगे कि हम लोग दूसरों की मदद कर सकें। तो आसपास वाले की पॉजिटिव एनर्जी फेंका करो, समझ गए। जैसे हमेशा जो बड़े बिजनेसमैन का नाम लेना हो, कि नाम ले दिया ये कान्हा बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे कान्हा जी ट्रेड आएगी, ठीक है ना, हम लोग उसका नाम लेते, इसका ले दिया कि अभय ये, जैसे कि पूरे जितने भी नहर परियोजनाओं का काम इसी का रहेगा। प्रधानमंत्री कुलदीप को प्रधानमंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री कुलदीप दूसरे को बना दिया। तो ऐसे होता है नहीं होता। ये जी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जिसको बनाएंगे, शिवांशु एक दिन बड़ा हो गया हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनेगा। कि पार्टी के अध्यक्ष कौन की, रीना एक बार बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएगी, तो इधर से अभिलाषा और पार्टी ये कांग्रेस की अध्यक्षा बन जाएगी। तो किसी भी पार्टी के तो आसपास में पॉजिटिव एनर्जी फेंकनी है। गॉट इट, समझ में आ गया। तो हर व्यक्ति को बड़े संबोधन से, कई बार क्या होता है, इसलिए हम लोगों ने कई बार नाम देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं वो अपने बच्चों के नाम मेजर, कर्नल, थानादार, वकील, ऐसे कप्तान, ऐसे नाम रख देते हैं। उसे एक एनर्जी आती है कि डॉक्टर। तो कई बार हम लोग डॉक्टर होते ही नहीं, हमारे को कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, फिर हमारे फील ही रहने लग जाते हैं वास्तव में कि अब तो बनेंगे हर हाल के अंदर, ठीक है। कि जैसे कि सरपंच साहब, सरपंच साहब, अगर किसी को गांव में सरपंच साहब कहा जाता है तो उस परिवार को ही लगता है कि सरपंचाई पे तो जन्म सिद्ध अधिकार हमारा ही है, तो हम हर हाल में ही सरपंच बन जाएंगे। तो उनके मोटिवेशन रहता है। तो हमेशा मोटिवेशन अपने आसपास में फेंका करो। मजाक में कहता पॉजिटिव लो, SDM साहब को पॉजिटिव लो। हम एक्सेप्ट कैसे करते हैं कौन सी चीज को, ये हमारे पे होता है, और एक्सेप्ट करना है पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। नेगेटिविटी को तो दूर दूर तक ऐसी ज्यादा किक लगानी है कि नेगेटिव एनर्जी दिखे ही नहीं। जैसे एक मूवी है स्वालीन सोकर, उसमें सोलिन सोकर है, शिवांशु जी देखी हुई है हाँ वो एकदम एग्जैक्ट है। तो ये वो जैसे सारे चीजों से समझ में आ गया।
उसमें इतने ज्यादा जोर से किक लगाए जाते हैं कि हाई एनर्जेटिक किक होते हैं। तो हमारे पास में जब नेगेटिव एनर्जी आए, उसको इतना जोर से किक मारोगे वो दूर दूर तक दिखाई ना दे। तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ रहना, 100% पॉजिटिव। कितना? 100%। कि क्या पता एक दिन हम लोगों के द्वारा हर बात ही पॉजिटिव निकल जाए, इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाए, इतने ज्यादा पॉजिटिव हो जाए कि हम लोग वास्तव में पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 119 1G आ गया। ये थे हमारे आर्टिकल्स 19। अब इसके बारे में 2-3 बातें लिखो। देखो, आर्टिकल 19 भारतीय नागरिकों को दिया गया है। इट इज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इट इज फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दीज आर नेचुरल राइट्स। ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं। ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं। ये असीमित न होकर सीमित होते हैं या सशर्त होते हैं। ये असीमित न होकर सशर्त होते हैं। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। ये असीमित न होकर सशर्त होते हैं। इन पे प्रतिबंध इसलिए लगाए जाते हैं ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। इन पे प्रतिबंध इसलिए लगाए जाते हैं ताकि दूसरे के अधिकारों की रक्षा की जा सके। The restrictions are imposed so that to protect the rights of others. The restrictions are imposed so that the rights of others are protected. The restrictions are imposed so that the rights of others are protected. इन पे प्रतिबंध इसलिए लगाए जाते हैं ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। हम लोग हमारे घर के अंदर जो डॉग होता है उसको बांधते हैं इसलिए है ताकि वो दूसरे को खा जाए नहीं। ऐसा भी रहता है। हम लोग हमारे खेत में गाय को इसलिए बांधते हैं ताकि वो दूसरे के खेत में जाके चर के ना आ जाए। ठीक है ना, इसका ये मतलब होता है कि हमारे पे हम लोग बांध रहे हैं, मतलब रेस्ट्रिक्शन इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग दूसरे के अधिकारों का हनन ना कर दें। बोलने का अधिकार है, लेकिन बोलने से ही हम लोग दूसरे के अधिकार का हनन कर देते हैं, कई बार कर देते हैं। ठीक है, एक और लिख लो इसमें। ये है तार्किक होते हैं और न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। दे आर रीजनेबल एंड ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। दे आर रीजनेबल एंड ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ये तार्किक होते हैं, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा के लिए खुले रहते हैं। ये तार्किक होते हैं, इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये था हमारा आर्टिकल 19। पूरी चीजें देख ली, क्या क्या हमारे को अधिकार है और क्या इन पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। इस पे बड़ा सवाल आए तो कर सकते हैं, फैक्चुअल सवाल आए तो आसानी से किया जा सकता है, इंटरव्यू में हमारे से सवाल पूछा जाए तो किए जा सकते हैं। गॉट इट? नो कंफ्यूजन? बाकी देखते हैं बाद में।